लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एरियल ट्री, राइट। और एरियल ट्री करते हुए हमने एक्चुअली जिस क्वेश्चन को एड्रेस किया था वो क्या चीज़ थी कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे थे। वो ये था कि हमने फाइंड करना है मिनिमम, ठीक है, और साथ ही इसको अगर ये कर दिया जाए कि मैंने डिलीट भी करना है मिनिमम, तो ये हम दो काम हम परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि ये काम हमने स्लैश में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें अगर डिलीट नहीं करने लगो तो तुम्हें सारे हो सकता है मिनिमम से नीचे पड़ा और उसको रिमूव करने के लिए सारे स्टोर स्टैक में डाउन कर दें। फिर हमने कहा लिंक लिस्ट में ये काम करें। लिंक लिस्ट में हम काइंड ऑफ एक मेंटेन कर सकते हैं कि हम पॉइंटर मेंटेन कर लें कि हमारा मिनिमम इस वक्त कौन सा होता है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम उसको डिलीट मिन करने में कहेंगे तो डिलीट मिन के बाद जब वो अगली फाइंड मिन की को कैसे तुम मेंटेन करोगे, वो एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये था कि तुम्हें सेकंड मिनिमम निकालने के लिए फिर तुम्हें पूरी तरह से करना, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, वो है ओवर फैन चल रहा है, ठीक है। और ओवर फैन हम बता दें, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम इसको इसी तरह BST से करने की कोशिश, और BST से करने में मसला यह है, BST में ऑफ कोर्स हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें फाइंड मिन की कॉस्ट ये थी कि उसको हाइट करना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसी तरह डिलीट मिन भी करते हुए उसको हाइट करना नहीं चाहिए। सो पोटेंशियली इट कैन, आई मीन डिलीट की हमें पता है कॉस्ट पोटेंशियली ओवर एच हो सकता है जिस जो मिनिमम है वो मैक्सिमम वाले पाथ पर पड़ा। ये रूट टू मिनिमम जो है वो पाथ हमारा मैक्सिमम इसक्यू, और वो हमारा पोटेंशियली ओवरफैन हो सकता है। ये n/10 या n/20 भी अगर हो तो वो पोटेंशियली ओवरफैन है, विच इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि भाई ये काम हम करना चाहते हैं, लेकिन उस h जो है हाइट, किस तरह उस हाइट को बैलेंस करें, ठीक है। किस तरह हम उस हाइट को बैलेंस करें, उसको हमने इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हमने एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जिसका नाम था AVL, ठीक है। AVL स्टैंड फॉर आई डोंट नो, ये 3 साइंटिस्ट के नाम है, आई डोंट रिमेंबर ये नहीं, ठीक है। आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया वो डॉक्यूमेंट देखना, उसका क्या नाम है, ठीक है। ऑलराइट, इट्स अ वेरी वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी है, वो भी आप यूज करना चाहें तो। अच्छा, सवाल ये है अब हम क्या करना चाहते हैं। ओके, हम करना कुछ इस तरह का। अच्छा, AVL से हमने जब AVL ट्री बनाया तो AVL ट्री में जो मजेदार चीज़ थी वो हमने ये की कि पहले हमने कहा कि भाई AVL काइंड ऑफ स्क्यू नहीं रहता, ठीक है। AVL को हमने बनाते हुए हमने देखा कि भाई कि अगर कोई स्ट्रक्चर उसका एक तरफ स्क्यू होने लगता है तो यानी जब इंसर्शन कहते हैं तो वो इंसर्ट करता जाता है, या डिलीट करते हैं वो डिलीट करने को वो डिलीट करता जाता है, लेकिन वो साथ उसी पाथ पर चेक करता है कि कहीं वो ये इम्बैलेंस तो क्रिएट नहीं हो गया। और अगर वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो क्या करता है, तो वो रोटेशन करता है, ठीक है। और रोटेशन करने से ये होता है कि हमारी चीज़ बैलेंस हो, और वो हमने कुछ केसेस देखे थे, उसके एक्चुअली 3 केसेस बनते हैं, पोटेंशियली 2 ही केसेस बनते हैं, एक के बाकी मिरर इमेजेस। एक हमने AVL में हमने एक्चुअली देखा था कि एक्चुअली एक जिग रोटेशन होती है, ठीक है। जिग भी कहते हैं कुछ लोग, इसको राइट रोटेशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं, कुछ इसको जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। उसकी कुछ हमने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल ये हमारा नोड M1 है, ठीक है, और इसके अंडर ये BST, ये एक सब ट्री है, और ये हमारा एक और नोड है, लेट मी कॉल दिस N2, और ये इसके नीचे सब ट्री, और ये हमारा N3 नोड है। N3 नोड को रख देते हैं, हम कहते हैं ये हमारा इसके नीचे थर्ड ट्री है, लेट मी कॉल दिस T1, लेट मी कॉल दिस T2, लेट मी कॉल दिस
ठीक है। तो इस नोड पे अगर हम जब हम जिग रोटेशन करते हैं, ठीक है, इस नोड के ऊपर, तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, N2 हमारा ऊपर आ जाता है, ठीक है, N1 हमारा नीचे चला जाता है, ठीक है। और ये जो इसका लेफ्ट ब्रांच है वो एज इट इज अटैच करती है, जो N2 की लेफ्ट ब्रांच थी वो एज इट इज अटैच करती है, वो T3 ही रहती है, बट इसकी जो ये वाली ब्रांच थी वो उठ के इधर आ जाती है, ठीक है, T3 ऐसे है ना, वेरी गुड। बात अब एक बड़ी कंफर्म बात है, और वो कंफर्म बात क्या है कि अगर हम जिग रोटेशन करते हैं, अगर हम जिग रोटेशन करते हैं, एक बात कंफर्म है, और वो बात क्या है कि जो लेफ्ट सब ट्री था, ये वाला सब, ये जो लेफ्ट सब ट्री था, ये जब रोटेशन होती है तो इसकी हाइट में एटलीस्ट 1 का डिफरेंस आता है। ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा का डिफरेंस आता है, लेकिन हमें ये बात कंफर्म है कि ये क्योंकि रूट बन जाता है, तो ये वाला जो +1 होना था वो +1 चेंज होता है, ओके। तो जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट में 1 का डिफरेंस आता है, 1 से ज्यादा का भी डिफरेंस आ सकता है, वो कौन सा केस है वो भी देखते हैं। और बाय द वे, अब जब हम जिग रोटेशन करते हैं तो ये जो राइट साइड वाली ब्रांच है उस ट्री में एक्चुअली +1 का, एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 का डिफरेंस आता है, और जो लेफ्ट वाली है उसमें -1 का डिफरेंस आता है, ये एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू -1। Why less than or equal to -1? I mean, ऐसा भी हो सकता है कि माइनस यानी एक डिफरेंस ना आया, 2 का डिफरेंस आ गया, ऐसा भी हो सकता है। क्या क्यों हो सकता है वो हम थोड़ा सा भी देखते हैं, बट एक बात कंफर्म है, यानी ये लेस देन और इक्वल टू को छोड़ो, अगर मैं इक्वल टू की बात करूं तो इक्वल टू वाली बात तो कंफर्म है कि एटलीस्ट एक इसकी हाइट में एक की कमी आएगी और इसकी हाइट में 1 बढ़ेगा, ये बात कंफर्म है। ग्रेटर देन हो सकता है या नहीं वो एक अलग बात है, ठीक है। ओके, सो फार सो गुड, ओके। सबको ये बात समझ में आती है कि इसके इस राइट साइड पे हाइट 1 बढ़ जाएगी और इस साइड पे हाइट 1 घट जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ओके, ऑलराइट। क्योंकि ये इससे ऊपर ये ब्रांच लगेगी ना, तो एक्चुअली अब ये ब्रांच यहाँ पर, तो पहले ये यहाँ पर थी और ये वाली अब खत्म हो गई, ठीक है, ऑलराइट। और जो राइट साइड वाला सब ट्री था वो पहले से ये था, पहले राइट साइड वाली ब्रांच सिर्फ ये थी, अब इसमें N1 भी शामिल हो गया, ओके। तो हमें कंफर्म पता है कि इसमें हाइट में +1 का इंक्रीमेंट जरूर आया, ठीक है, ऑलराइट। सो फार सो गुड, ओके। अच्छा, अब जो अगली मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो ये कि मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्यों लिखा है और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लिखा है, ये बताएं। हाँ, नहीं, मैंने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू क्यों लिखा है और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लिखा है? जब सर जिग रोटेशन होती है तो फिर वो ट्री उधर चला जाता है, जब जिग रोटेशन होती है तो वो ट्री उधर चला जाता है, सब ट्री। मेरी बात समझ नहीं आई, क्यों? इधर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो थी वो h थी, ठीक है, इस सब ट्री की हाइट जो थी h थी। मैं कह रहा हूँ कि इस एक जिग रोटेशन के बाद इस सब ट्री की जो हाइट है वो या तो h-1 हो जाएगी या
-2 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है कि h-3 हो जाए, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो एटलीस्ट इतनी होगी, h-1 से तो वो केवल इक्वल या उससे कम जरूर होगी। ये वो मैं क्यों कह रहा हूँ, h-1 हमने देख लिया, h-1 का हमें कंफर्म पता है, क्यों? क्योंकि ये पाथ खत्म हो गया, ठीक है, ये इससे ऊपर है, ये बात सुनाई। अब बात ये है कि ये -2 -3 मैं क्यों कह रहा हूँ? सर वो नीचे वाले रूट्स को भी जाके चेक करेगा? नहीं, चेक क्या करेगा, चेक तो हमारे साथ बात ही नहीं, चेक वाला तो बात ही नहीं कर रहा, क्या बात अली? हाँ, वो कौन सा केस होगा सर? ये क्योंकि मुझे बताएं ट्री की हाइट क्या होगी? यहाँ पे भी सर किसी भी ट्री की हाइट क्या होगी? मतलब कि सर कितने नोड्स हैं, तो इसमें इसकी 3 हाइट है। क्या 3 कौन से होगी? सर ये n1 ये सब ट्री है भाई, ये एक नोड नहीं है, ये सब ट्री है, ये होता है 50। सर फिर एज होगी सर, एज होगी कैसे एज कैसे निकली? सर वो हाइट के वो फंक्शन नहीं पड़ा कैसे निकलती है मुझे बताओ। सर मैक्सिमम हाइट ऑफ नोड लेफ्ट और हाइट ऑफ नोड राइट। अच्छा, इस लेफ्ट वाले की हाइट और राइट वाले की हाइट में से जो भी मैक्स होती है उसकी +1 इसकी हाइट ऐसी है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है इस नोड की हाइट है फॉर एग्जांपल 50, उसमें से इस ब्रांच की हाइट है एक्चुअली 49 और इसकी हाइट है फॉर एग्जांपल 20। ये बात सुने, जब हम रोटेशन करेंगे तो रोटेशन करने से ये T2 ने इधर आ जाए, है ना? जब T2 इधर आएगा तो ये वाला 49 इधर आ जाएगा और ये सिर्फ कितना रह जाएगा 20 रह जाएगा। अब लेफ्ट ब्रांच की हाइट कितनी हो गई है? पहले कितनी थी, अब कितनी रह गई है? सिर्फ 20 रह गई। ये बात समझ आई? एक्चुअली बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट 1 का डिफरेंस जरूर आता है। ये बात समझ आई? ठीक है, एटलीस्ट 1 का डिफरेंस। जब भी हम राइट रोटेशन करते हैं तो जब लेफ्ट वाला सब ट्री होता है उसकी हाइट में एटलीस्ट 1 का डिफरेंस जरूर आता है, ठीक है? एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 का कब होगा? जब यदि 49 फॉर एग्जांपल होता और ये भी 49 होता, या ये 49 होता और ये कोई उससे कम होता, फॉर एग्जांपल 20 होता या 48 होता है, तो फिर वो उसकी हाइट जो 1 कम होती, एग्जैक्टली 1 कम होती। ये बात समझ, ठीक है? So far so good, okay? Alright, ये है हमने जब ज़िग रोटेशन की है, ठीक है? एग्जैक्टली इसी का रेप्लिका आपका क्या होता है? ज़ैग रोटेशन, ठीक है? जब बात है वो जब मैंने +1 की बात की थी, +1 एग्जैक्टली +1 तब होता है जब क्योंकि आप इस n1 को जो पहले ऊपर था उसको आपने सब ट्री का एक्चुअली पार्ट बना दिया, इसकी वजह से +1। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो +1 ना हो, एक्चुअली वो +5 हो। क्यों? वो कौन सा केस बनता है? वो कौन सा केस बनता है जिसमें इसकी हाइट जो है वो 1 से इंक्रीमेंट नहीं हुई, वो बहुत ज्यादा वैल्यू से इंक्रीमेंट हो सकती है। T2 ज्यादा हो, T2 बहुत बड़ा है। T2 जो कि एक्चुअली इस ब्रांच में था, वो अगर हम इस साइड पे आ गया तो पहले इसकी हाइट फॉर एग्जांपल सिर्फ 20 थी, इस साइड है, ठीक है? लेकिन रोटेशन होने के बाद ये 48 बाद जब इधर आएगा तो इसकी हाइट तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो +1 में इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है, वो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। ये समझ में आएगा, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि ज़िग रोटेशन से राइट ब्रांच जो होती है, यानी राइट रोटेशन से राइट ब्रांच में एटलीस्ट 1 का इंक्रीमेंट आता है और जो लेफ्ट ब्रांच है उसमें एटलीस्ट 1 का डिक्रीमेंट आता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? सो फार सो गुड, ऑलराइट? एबीएलए केस में ऐसा होगा या नहीं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली इसी तरह ज़ैग रोटेशन होती है, तो ज़िग भी कहते हैं, राइट रोटेशन भी कहते हैं और इसको क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं। मुख्तलिफ नोट्स पे मुख्तलिफ नोट्स, ये मैंने आज जो ग्रुप में अपलोड किए उसमें एक में सिर्फ राइट लेफ्ट का, एक में क्लॉकवाइज वगैरह का ऐड जो किया, ठीक है? इसको एंटी क्लॉकवाइज। सर ये बेसिकली क्लॉकवाइज ही है। हाँ? सर ये भी क्लॉकवाइज ही आपने बनाई है। या ये भी क्लॉकवाइज। और ये
फिर तो इसको अगर आप ऐसे कर, इसको तो मैं यूं कर, आप सही ठीक है, ऑलराइट सही है। तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, उसको हम लेफ्ट रोटेशन, ठीक है, ऑलराइट। बाय द वे जब लेफ्ट रोटेशन होगी तो क्या होगा, जब लेफ्ट रोटेशन होगी तो आपकी जो अगर लेफ्ट रोटेशन हो रही है तो राइट ब्रांच में एक का एटलीस्ट एक का डिफरेंस आएगा, और जो आपकी राइट वाली लेफ्ट वाली ब्रांच है उसमें एटलीस्ट एक का इंक्रीमेंट आएगा। डज इट मेक सेंस? ओके, ऑलराइट, चलिए, सो फार सो गुड। ये हमारी जिग रोटेशन थी, जिग और जैग, ठीक है, ऑलराइट। अब हम आ जाते हैं एबीएल केस। एबीएल के केस में क्या होता है, ठीक है, एबीएल के केस में ऐसा होता है कि अब आप मुझे एक बात बताएं, एबीएल में इंसर्शन कैसे होती है? एबीएल में इंसर्शन कैसे होती है कि जब भी आप इंसर्शन कर रहे हो क्या है, वो बिल्कुल वैसे ही इंसर्शन करता है जिस तरह से बीएसटी में इंसर्शन। कैसे? वैल्यू आई है, वो टॉप से कंपेयर करता है, अगर वैल्यू उससे बड़ी है, ठीक है, अगर टॉप की वैल्यू बड़ी है उससे तो वो लेफ्ट पे जाएगा, अगर राइट पे जाएगा, इस तरह वो घूमता कमाता वो एक लीफ पे पहुंचता है, लीफ पे जाके वो वैल्यू इंसर्ट, ठीक है, लीफ पे वैल्यू इंसर्ट है। फिर क्या करता हूँ, फिर हमने कहा था कि हमने एक और चीज की है, बोले कि हर नोड के ऊपर एक, जिस तरह हमने लेफ्ट रखा हुआ था, राइट रखा हुआ था, पेरेंट रखा हुआ था, ये वाले हमने एट्रीब्यूट रखे हुए थे, साथ ही हम एक और एट्रीब्यूट भी रखेंगे जिसका नाम क्या है, हाइट का, ठीक है, और हम असम्पशन लेते हैं कि जैसे कोई नोड एंटर होता है उसकी हाइट कितनी होती है, 1 होती है। कुछ लोग बुक्स में उसको 0 कहते हैं, कुछ 1 कहते हैं, आप जो भी ठीक, मुझे बोल रहा है, हम लेट्स से लीफ को कहते हैं कि उसकी हाइट जो है वो 1 है, ठीक है। जब उससे ऊपर आएगा, जब उससे एक बात है, अब मैंने पूरे ट्री में हाइट का एट्रीब्यूट सेट किया हुआ, मैंने पूरे मुझे अच्छा, मैंने पूरे ट्री में हाइट का एट्रीब्यूट सेट किया, इस चीज को ऑगमेंटिंग कहते हैं। ऑगमेंट मतलब कोई चीज किसी चीज में ऐड करना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने पहले ट्री बीएससी बनाया था वो सिंपल था लेफ्ट राइट का, फिर हमने उसको ऑगमेंट कर दिया किससे, पेरेंट पे डाल के, ठीक है। इसी तरह अब मैं एक और ऑगमेंटिंग कर, फिर हमने साइज का एट्रीब्यूट डाला था, वो भी इसमें हमने ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेड ट्री क्या इसे कहते हैं कि भाई हम उसमें और एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमने एक और ऑगमेंटिंग उसमें और क्या किया है कि हमने उसके अंदर हाइट का एट्रीब्यूट रखा, ठीक है। हर नोड में उसका क्या क्या चीज और भी बड़ी होती है, उसका हाइट बढ़ती है। हाइट का मतलब ये है कि मेरे नीचे जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है, ये बात समझा, ठीक है। जो लीफ है, लीफ के नीचे जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है, 1, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी वो नोड ऐड होता है उसकी हाइट 1, ठीक है। जब वो अब बात सुनो, पूरे ट्री में हाइट एट्रीब्यूट पहले सेट हुआ, जब आपने इंसर्ट किया, वो जब इंसर्ट हुआ जब वो ऊपर आएगा, रिकर्सिव कॉल मुझे डालिए, रिकर्सिव कॉल से जब वो वापस आएगा इंसर्ट है तो उसने एक काम इजाफी करना, एक लाइन और, वो क्या है कि मैं अपनी हाइट को दोबारा से मॉडिफाई करूँगा। अब मॉडिफाई कैसे करूँगा, कैसे करूँगा दोस्तों, इसकी हाइट पकड़ी, इसकी हाइट पकड़ी, क्या मैं दोबारा रिकर्सिव कॉल करूँगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उस हर एक नोड में उसकी एट्रीब्यूट सेट किया, ठीक है। और जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ तो मैं उसकी हाइट के एट्रीब्यूट पहले सेट करता हुआ आ रहा हूँ, बस मैं तो मेरा काम से दिया गया कि अपने एट्रीब्यूट को दोबारा से सेट करना, बस मैं, ठीक है। सो ऑल आई नीड टू डू इज द फॉलोइंग, अपने हाइट एट्रीब्यूट को जाकर सेट करना है। यदि जब मैं इंसर्शन करने के लिए आया हूँ तो जब मैं वापस आता हूँ तो वापस आकर मैं कहता हूँ मुझे इस ट्री की हाइट बताओ और इस ट्री की हाइट बताओ, ये कैलकुलेट नहीं करेगा, ये कैलकुलेट करता हुआ है, ठीक है। तो उसका पास डॉट लेफ्ट चाइल्ड डॉट हाइट जब लेगा तो उसको हाइट मिल गई, तो लेफ्ट की हाइट आ गई, राइट की हाइट आ गई, इससे वो अपनी हाइट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये तो कहा हाइट को किस तरह से वो मेंटेन रखेगा। अब इतना सवाल ये है कि हमने एरियल में क्या करना होता है, सिर्फ मेंटेन नहीं करना होता बल्कि देखना होता है अगर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है तो रोटेशन लेफ्ट या राइट, जिग या जैग या जिगजैग या जैग जिग, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये काम वो जब करेगा तो वो कैसे करेगा, ठीक है ना।
वो नीचे गया, नीचे जाके इंसर्ट किया, ऊपर आना शुरू हुआ और क्या करता जा रहा है, भाई जाएंगे यहाँ पर भी zigzag, यहाँ पर भी रोटेशन तो नहीं करनी, यहाँ पे रोटेशन तो नहीं करनी, यहाँ पे रोटेशन तो नहीं करनी, ठीक। और अभी उसको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पर उसको पता लग गया भाई यहाँ पर रोटेशन, अब रोटेशन कैसे करेगा, ठीक है। अब उसने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने राइट रोटेशन करनी है या लेफ्ट रोटेशन, ये कैसे फिगर आउट करेगा? जिस मूव का पहली बात है कि दोनों पे हाइट का डिफरेंस भी है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस अगर 1 से ग्रेटर आया उसका मतलब है कि रोटेशन कौन सी होनी है ये फिगर आउट। अगर वो लेफ्ट माइनस राइट कर रहा है, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट कर रहा है और वैल्यू आ गई है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? कौन सी रोटेशन होगी? ज़ैड रोटेशन है, परफेक्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट कर रहा है और नेगेटिव वैल्यू आ, इसका मतलब है कि राइट वाली हाइट ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ज़ैड रोटेशन। और अगर पॉजिटिव 2 आ जाती है तो उसका मतलब क्या है? क्या मुझे बात बताओ, क्या पॉजिटिव 2 से बड़ी वैल्यू आ सकती है? देखिए पहले हमने पहले जो ट्री बनाया हुआ है वो परफेक्टली एरियल है, ठीक है। जब मैं एक नई वैल्यू ऐड करता हूँ, जी जाओ, जब मैं नई वैल्यू ऐड करता हूँ तो एक बात बताइए, जब मैं नई वैल्यू ऐड करता हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि वो ट्री कितनी हाइट में डिफरेंस ला सकता है? सर 2 से नहीं आ सकता, एटलीस्ट या एग्जैक्टली या एटमोस्ट 1, दोनों में फर्क है। मैं एक वैल्यू जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्री की हाइट में 4 का डिफरेंस ला दूँ। सर 2 से नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा, सर 2 आते साथ ही 2 भी नहीं कर सकता, एटमोस्ट 1 होगा। एटमोस्ट जब भी आप एक नोड ऐड कर रहे हैं ट्री के अंदर तो वो हाइट में 1 का इंक्रीमेंट कर सकता है, उस पूरे ट्री की हाइट में 1 का इंक्रीमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 से ज्यादा का इंक्रीमेंट करे। नोट एग्री? देखो पहले उसकी हाइट थी लेट्स से 50, मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, वो जाके लीफ में इंसर्ट होगी ना, लीफ में इंसर्ट होने से उसकी हाइट में 1 का ही इंक्रीमेंट आ सकता है, 2 का इंक्रीमेंट नहीं आ सकता। ये तो समझ नहीं? इसका मतलब है अगर पहले वो एवियर बना हुआ था और अगर जिस मूवमेंट पे आपका जो हाइट डिफरेंस है अगर वो 1 से बड़ा आ गया तो हमें डैम श्योर है कि या तो वो 2 होगा या वो -2 होगा। ये तो समझ में? इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हाइट में इंक्रीमेंट 1 का है और पहले जो था वो डिफरेंस वो या तो 0 था या वो 1 था या वो -1 था, ठीक है। और क्योंकि इम्बैलेंस आया तो वो या तो -2 आया हुआ या वो 2 आया हुआ, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव 2 आया तो हमने किसका मतलब है राइट रोटेशन करना, और अगर वो नेगेटिव 2 आया उसका मतलब है हमने लेफ्ट रोटेशन। ये बात समझ आई, ठीक है। आप थोड़ा सा केयरफुली देख लेते हैं कि वो केसेस कौन से बनते हैं। एक केस देखने दूसरा खुद लोग पता है। ये आपका ट्री है, ये आपका ट्री बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ट्री, ठीक है। एक्चुअली हमने ऐसे केसेस देखने हैं और थोड़ा केयरफुल देखना है कि जनरलाइज फॉर्म क्या बनती है। ये समझ में आता है ना, तो आपको मेरे ख्याल में आपको जब भी डेटा स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जनरलाइज पिक्चर समझनी चाहिए। अगर जनरल पिक्चर सोचते हैं आपकी जिंदगी, ठीक है। यहाँ ओके, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये मेरा ट्री था, इस मूवमेंट पे जी हाइट डिफरेंस आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कौन सी रोटेशन होनी है? राइट रोटेशन होनी है, ज़िग रोटेशन, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे ही है ना। इसका मतलब अगर मैं अज्यूम करूं कि इस सब ट्री की हाइट h है तो इस ट्री की हाइट इस वक्त क्या होगी? तब पॉजिटिव आ सकती है, तो यहाँ पे क्या हो? h माइनस शाबाश, ठीक है। तभी हो सकता है ना इनके पॉजिटिव 2 आई, हाँ? अगर ये h होगी तो ये कितनी होगी? h-2, ओके। अब एक बात बताएं मुझे, अगर मैं यहां पर ज़िग रोटेशन करता हूं तो क्या क्या हो सकता है? ये क्या क्या हो सकता है अगर मैं इस मूवमेंट पे ही ज़िग रोटेशन कर दूं? बेटा ये जो हाइट h आपने कैलकुलेट की, ये इस नोड की हाइट h है ना, इसकी हाइट h कैसे किस सिनेरियो में आ सकती है बताएं? जब T3 की हाइट क्या हो और T2 की हाइट क्या हो बताएं?
हाँ, एक तरीका तो बहुत सिंपल है, वो ये कि पहला केस है जब इसकी हाइट भी h-1 हो और इसकी हाइट भी h-1 हो। ये बात समझ आई? इसकी हाइट कितनी है? h-2, ठीक है? मसला है। अगर इस ट्री की हाइट h है तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इसकी हाइट h-1 हो और इसकी हाइट h-1 हो, दोनों की हाइट सेम है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ऐसे होता है ना मैक्स प्लस 1, ठीक है? अब उनका रोटेशन जब जीरो रोटेशन करेंगे तो क्या होगा? सर इसकी हाइट कितनी बनाना? T3 की हाइट कितनी है? h-1। इसकी हाइट कितनी है? h-1। इसकी हाइट कितनी थी? h-2। ऐसे है? इस सब ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी? क्या इन दोनों में से मैक्स प्लस 1, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी है? h-1। तो ये बैलेंस हो गया। ये पहला केस है, अगर इसकी भी h-1 हो, इसकी भी h-1 हो और आप राइट रोटेशन करने लगे, इन दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम थी, नो नीड टू वरी, आप राइट रोटेशन कर दें, गाली मुफ्त, ठीक है? दूसरा केस बेटा ये हो सकता है कि अगर इसकी हाइट होती h-1 और इसकी हाइट होती h- क्या हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? वरना तो यहीं पर ही बैलेंस हो जाता। एट मैक्सिमम h-2 हो सकती है, यानी इसकी हाइट जो एक्चुअली हुई थी वो इसकी वजह से कैलकुलेट हुई। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये एरियल था, यहां पर आके पहली रोटेशन का पता लगा है ना, तो वी आर डैम श्योर कि अगर ये h-1 है तो ये मैक्सिमम जो मिनिमम हो सकता है वो h-2 हो सकता है, h-2 से कम नहीं हो सकता, वरना इसी पे ही रोटेशन करनी पड़ जाती थी। ये समझ आई बात? ये किसको बात समझ नहीं आई? क्योंकि एरियल प्रॉपर्टी जब वो वापस ऊपर आ रहा था तो पहली दफा वायलेट यहां हुई है, यहां h-3 नहीं हो सकता, h-4 नहीं हो सकता, ठीक है? नीचे से ऊपर आते हुए वो एग्जैक्टली बैलेंस होगा, ठीक है? तो अगर ये h-1 है तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि h-2 h-2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है? इस केस में क्या होगा? आप राइट रोटेशन करने जा रहे हैं, इस ब्रांच में आप राइट का पार्ट करते हैं, बताएं जी इसकी हाइट कितनी होगी इस केस में? जी बताएं। ये रहेगी h-1, ये कितनी होगी? h-2, ये कितनी होगी? h-2, इस ऊपर वाले की हाइट कितनी हो जाएगी? h-1। ये दोनों कैसे होगा? एग्जैक्टली दैट। तो इस केस में भी कोई मसला नहीं है, there is absolutely no issue। ये बात समझे? Now there is only one case left, और वो क्या है? और वो ये है कि ये वाली h-2 होगी और ये वाली h-1 होगी। अब क्या अगर मैं डायरेक्टली रोटेशन कर दूं तो क्या होगा? कैलकुलेट करते जी, बताना शुरू करें। ये वाला केस है ना, ये कितना हो जाएगा? h-2, ये कितना हो जाएगा? h-1, ये कितना है? h-2, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h, ये कितनी है? ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? -2 का। तो पहले पॉजिटिव 2 था, -2, ये तो बैलेंस नहीं रहा। इसका मतलब है आप डायरेक्टली रोटेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये वो केस है, ये केस 3 है, ये वो केस है जिसमें आपको केयरफुल, पहले आपको इस नोड के ऊपर, लेट मी पुट अ रेड, इस नोड के ऊपर क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ज़ैग रोटेशन करना पड़ेगा ताकि इसकी हाइट जो पहले कितनी थी? h-1 थी, वो h-1 से कम हो जाए। ये बात सुनाई? और फिर जब हम राइट रोटेशन करेंगे तो वो बैलेंस होगा। ओके, ये बात सुनाई? So this is a very concrete point कि अगर आप राइट रोटेशन करने जा रहे हैं और आपके नीचे जो सब ट्री है
उसके नीचे जो 2 सब ट्री बनते हैं, उसमें से ये जो राइट वाली ब्रांच थी, अगर उसकी हाइट इस ब्रांच से ज्यादा है तो भाईजान अभी आप रुक जाइए। पहले आप उसके नीचे वाले नोड के ऊपर ज़ैग रोटेशन करें, लेफ्ट रोटेशन करें, और फिर जाकर आप इसके ऊपर दोबारा से ज़िग रोटेशन कीजिएगा, राइट रोटेशन कीजिएगा। बस राइट, एग्जैक्टली इसी का रेप्लिका आपका ज़ैग ज़िग के, ठीक है ना? इस वक्त ये है ज़ैग और फिर ज़िग, वो होगा ज़िग और फिर ज़ैग। तो उसको टेस्ट केसेस को उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये बात समझ? अगर अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो तकरीबन जितने भी प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड जो नोट्स मिलेंगे ना इससे रिलेटेड, वो ना क्या करते हैं, एग्जाम्पल चलाते हैं, इस एग्जाम्पल में ये होना है, इस एग्जाम्पल में ये होना है, इस एग्जाम्पल में ये होना है, ओके? और वो इसका सबसे डर्टी तरीका है समझाने, वो इतने केसेस बन जाते हैं कि आपके दिमाग में नहीं होते, ठीक है? आप देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर है, एंड इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जनरलाइज पिक्चर है, ये होना चाहिए, ठीक है? ये इस तरह के अभी जितनी भी आप डेटा स्ट्रक्चर की बुक्स देखेंगे उसमें यूजुअली इस तरह नहीं बताया है। एल्गोरिथम की जब आप बुक्स देखेंगे उसमें ये है, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल व्हिच कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज, कि आप किस तरह जर्नलाइज केस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आप जर्नलाइज पिक्चर इमेजिन करते हैं और जर्नलाइज पिक्चर को ही आप जाके करते हैं, ठीक है? कोड, ठीक है? हमेशा आप डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए ऐसे नहीं सोचें, ठीक है? आपकी जिंदगी बहुत आसान है, ठीक है? एक बात, ये जो भी मैंने ज़िग रोटेशन या ज़ैग रोटेशन या ज़िग ज़ैग रोटेशन या ज़ैग ज़िग रोटेशन की, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? और 1 क्यों? डायरेक्टली जाता है। एड्रेसेस चेंज करने हैं। मतलब क्या इस पूरी रोटेशंस का साइज ऑफ द ट्रीज डालूंगा? नहीं, तो इसमें बस एड्रेसेस 2-3 चेंज करने हैं। इसमें 5-6 बस एड्रेसेस चेंज करने हैं, इसके सिवाय 5-6 एड्रेसेस के और कुछ नहीं पड़ेगा, ओके? यानी ट्री का साइज बिलियन हो, बिलियन हो, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। एक रोटेशन जब भी आप करेंगे 5-6 पॉइंटर के अलावा कुछ से चेंज नहीं, बस नहीं, ठीक है? वापस आए, एवीएल में इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी? एवीएल में इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है? आप यूं आते हैं नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद क्या किया आपने? नीचे आने के बाद जहां पे इंस्ट्रक्शन होती होगी, अब आप ऊपर आना शुरू हुए और आपने आइडेंटिफाई किया भाई यहाँ पर रोटेशन हो, आपने रोटेशन की, एक दफा रोटेशन करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है? आप बेशक ऊपर आते जाएं, ठीक है? वैसे तो बाद में एक से ज़्यादा रोटेशन नहीं चाहिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल रोटेशन चाहिए भी हो, 1 या 2 या 3 आप रोटेशन करनी भी हो, तो वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, ऑल यू नीड टू डू इज कि आप इस तरह से ऊपर आ जाए, ठीक है? और कांस्टेंट काम करते आ रहे, ठीक है ना? तो इस दफा जाना है आपने, इस दफा ही वापस आना है, तो कम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? ठीक है? तो आपके एल्गोरिथम की जो इंसर्शन की कॉस्ट है, एवीएल में इंसर्शन की कॉस्ट कितनी होगी? और ठीक है? डिलीट कैसे करें? जैसे एस्टिमेट करना बिल्कुल वैसे डिलीट करें, लेकिन हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें हाइट दोबारा उसी पाथ पर दोबारा कैलकुलेट करते हैं। हमें अगर किसी जगह रोटेशन चाहिए, रोटेशन चाहिए, बिल्कुल डिलीट करना है, अगर वो लीफ है डिलीट कर दो, उसी पाथ पे वापस आओ, देखो अगर कहीं पर इन जो है वो हाइट डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है तो क्या करते हैं आगे? रोटेशन, बस, ठीक है ना? ऑलराइट, ऑफ कोर्स वो हाइट एट्रीब्यूट भी चेंज होता है, ठीक है ना? ठीक है, वो दोबारा उसी पाथ पे करते हैं, ठीक? सो फार सो गुड, ऑलराइट। आप सिर्फ एक सवाल रह गए, वो क्या है? सही कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, log base 2 नहीं तो किया मिला। हाँ, हमने तो O of H कहा है। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि भजन मैंने कहा कि ये जो एवियन ट्री मैंने बनाया है, इसकी हाइट जो होती है वो O of log n होती है। ये किसने बताया भाई? ये तो हमने प्रूव नहीं किया,
ये हमने प्रूव किया ना, ये हमने प्रूव नहीं किया। अब सवाल सिर्फ ये बाकी रह गया है कि भाईजान ये प्रूव है, ठीक है, कि ये जो हाइट है, इस ट्री की जो हाइट है वो O ऑफ log n होती है, ये आपने प्रूव नहीं किया। तो मैं जब आपको ये डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी रह गई है, प्रूव करना कि इस ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो log n, ठीक है, वो अभी हम प्रूफ करते हैं, ठीक। दिस विल बी योर फर्स्ट मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है, अबाउट योर डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, कि मैं यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो एवियल ट्री है, इस एवियल ट्री की जो हाइट होती है, सॉरी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम log n, ठीक है, O ऑफ log, ठीक हो गया, मेक सेंस, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आपने मुझे इसके बारे में बताना है, आपके ख्याल में, आपकी मैं एक्चुअली राय फिर लेते हो कि आपके ख्याल में ये बात क्या बात है इसमें से क्यों। अच्छा ये देखो, तो हेयर इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने एक एवियल ट्री बनाया, ठीक है, मैंने एक एवियल ट्री बनाया। अच्छा, उस एवियल ट्री की अगर मैं हाइट को फिक्स कर, उसकी मैं हाइट को फिक्स कर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने एक एवियल बनाया जिसकी हाइट कितनी है, 50, ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक लाइन लिख कह रहा हूं, आपने बताना है कि इसकी वजह से क्या होगा, ये वर्स हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, BST से हम एवियल पे क्यों गए थे, क्योंकि हमारा ट्री इम्बैलेंस। अब एक बात बताओ, मेरा एक ट्री है, उसकी हाइट मैंने फिक्स कर दी, कितनी है जी, 50, ठीक है। अब मुझे एक बात, पहले उसको हम H कहते हैं, उसकी हाइट H है 50, ठीक है, और वो फिक्स। एक बात, पहले उसमें कुछ नंबर ऑफ नोड्स थे, ठीक है, तो पास कवर, ठीक है, लेकिन अच्छा, अब मैं उसमें एक नया नोड ऐड कर, मैंने उसमें एक नई वैल्यू ऐड की, ठीक है, उस ट्री में मैं एक नई वैल्यू ऐड करता हूँ, और मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं कहूँ कि उसकी हाइट नहीं बदली, अगर मैं कहता हूं कि उसकी हाइट नहीं बदलती और ये नई वैल्यू आपने ऐड कर दी है, वो ज्यादा बैलेंस हो जाएगा या ज्यादा इम्बैलेंस होगा, क्यों, तो पहले डिफरेंस -1 वगैरह का था, और अब मैंने जब नई वैल्यू ऐड की है तो वो मजीद बैलेंस हो गया, क्योंकि हाइट चेंज नहीं, अगर हाइट चेंज नहीं तो वो फिल अनफिल जगह थी वो फिल होना शुरू हो, यही होगा ना। मैंने और वैल्यू ऐड की, और वैल्यू ऐड करने से क्या होगा, वो अगर मैंने कह दिया मेरी हाइट चेंज नहीं होती तो मेरी नई वैल्यू ऐड करने से क्या होता जाएगा, वो जो ट्री है वो मजीद बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में। इसीलिए आज मैं प्रूव करने के लिए जा रहा हूं वो इसकी लोअर बाउंड के ऊपर कट लगाएगा, ठीक है, लोअर बाउंड पे कट लगाने क्या मतलब है वो भी आपको समझ में आएगा क्या करना चाहूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका नाम है NH। What is NH? NH is my minimum number of nodes. Minimum number of nodes या values in an avial tree. If the height is H, ठीक है, ये समझ में आएगा? Everybody listen. What is my NH? NH is my minimum number of nodes. टोटल मेरा ट्री का साइज है उसको मैं मिनिमम से मिनिमम करना चाहता हूँ। बाय द वे इस चीज को मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा n से, ठीक है। मैं मिनिमम नंबर ऑफ ट्री साइज लेना चाहता हूँ जिसकी हाइट मैक्सिमम जो है वो कितनी हो, h हो, ठीक है।
ऑलराइट। अच्छा, एक बात मैं और कहता हूं, एक और मैं क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं इसी के बाद NH-1, ये आपके ख्याल में क्या होगा? बिल्कुल इसका डिफाइन करें। मिनिमम, जी बताएं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स और वैल्यूज, ठीक है, और ट्री साइज कहते हैं इन एन ABL tree if the height is H minus 1। शाबाश, ठीक है। ऐसे एक मैं और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो NH minus 2, ओके, NH minus 2। ये क्या है? Again, minimum number of nodes in an ABL tree if the height is H minus 2, okay? ये समझ आएगा, ठीक है? ये तीन क्वांटिटीज मैंने लिखी, ये तीन क्वांटिटीज मैंने लिखी। मेरा क्लेम है आपसे, क्या इन तीनों के अंदर कोई रिलेशनशिप है? ये जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये हमें इससे बात कर रहे हैं कि ओवरऑल बात कर रहे हैं। मैं ओवरऑल ट्री की बात, तो ओवरऑल ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना रख सकते हैं? वो तो एक n साइज होगा ना, वही साइज करंट साइज चल रहा है, तो 10 + 20 एलिमेंट्स हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर हाइट h है, हाइट तो मैं फिक्स कर रहा हूं, मेरा हाइट 50 है, मैं कह रहा हूं 50, अगर 50 एलिमेंट का मैं 50 हाइट का मैं ट्री बनाऊं, उसमें मेरे मिनिमम कितने नोड होंगे, मतलब मिनिमम कितने नोड होंगे मैं वो बताना चाहता हूं, ठीक है? वो मैं कह रहा हूं, वो मेरे कितने, वो मेरे NH। व्हाट इज NH minus 1? NH minus 1 इसके कितने मेरे नोड्स होंगे अगर मेरी हाइट H minus 1, ठीक है? इस तरह मैं कह रहा हूं NH minus 2। व्हाट इज NH minus 2? कि जब मेरी हाइट जो हो H minus 2 हो, तो मेरे मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने? इससे कम तो हो ही नहीं सकते, इससे कम तो हो ही नहीं सकते। इसे मैं बात क्या कह रहा हूं, इससे कम नहीं हो सकते। ये क्वांटिटी मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं, ठीक हो गया? राइट, इससे ज्यादा होगा तो मेरे लिए बेहतर है, वही मेरी बात। इससे ज्यादा होगा तो मुझे फायदा होगा, वो बैलेंस होना शुरू होगा। मैं कह रहा हूं इससे कम नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। ये समझ आएगा? इन दो क्वांटिटीज के इन तीन क्वांटिटीज के दरमियान में एक बड़ा जबरदस्त रिलेशन बता सकते हैं आप क्या है? वो जो इतना होता है कि n जो है n जो होगा वो n minus 1 वाले रूप से होगा, उसकी और ट्री की इक्वल होगा +1 है। ये समझने से क्या बात की है कि एक ट्री का साइज किसके बराबर होता है? किसी भी ट्री का साइज किसके बराबर होता है? उसकी लेफ्ट ट्री का साइज प्लस राइट ट्री का साइज प्लस उसका अपना साइज जो +1 होता है ना? तो अब मैंने NH निकाला, H मैंने एक्चुअली H के ऊपर बाउंड करना है ना, कि मेरी ट्री की मैक्सिमम हाइट भाई H होनी चाहिए, H लगा नहीं होनी चाहिए। मैं इस H को बाउंड करना चाहता हूं, तो मेरा NH और इनके दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन बनता है कि my NH will be equal to what? My NH will be equal to कि अगर मैंने मिनिमम निकालना है, मिनिमम कब होगा? जब एक ट्री जो है वो दूसरे ट्री, बताओ कब मेरा NH जो है वो कम से कम होगा? कि क्या लेफ्ट ट्री और राइट ट्री दोनों की हाइट सेम हो या एक कम? -1 एक की हाइट जो है, अगर इसकी हाइट ऊपर वाले ट्री की हाइट H है, तो नीचे वाले की एक की हाइट H minus 1 हो, दूसरे वाले की कितनी हाइट हो? H minus 2 हो, तभी मेरे मिनिमम नंबर ऑफ नोड, है ना? तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? NH minus 1 plus NH minus 2 plus 1 plus 1 is for itself, ठीक है? अपने लिए, ठीक है जी? ये बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन आ गया, ठीक है? एक बात और बताएं, इसी से क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ? इसी क्वेश्चन से, ये मेरी क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से क्या मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ? जी, NH minus 1 किसके बराबर होगा? NH minus 1 is -2, ठीक है जी? प्लस क्या बनेगा? NH minus 3 plus
ऐसे है ये मैं इसमें पुट करता हूँ इधर ये किसके बराबर हो जाएगा बताया मुझे जल्दी बताया ये किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा n h minus 2 plus n h minus 3 plus 1 plus n h minus 2 plus 1 ऐसे हो गया ठीक है जी ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टाइम n टाइम h minus 2 प्लस शाबाश ये कितना हो जाएगा n h minus 3 plus 2 ओके that is equal to nh है ना इसी को ये थोड़ा सा और मुनीब हाथ छोड़ो हाथ नहीं छोड़ो जी इस इक्वेशन को और ओके मुझे एक बात बताइए इस इक्वेशन में से अगर एक क्वांटिटी है उसमें कुछ चीज थी फिर प्लस करके कुछ चीज थी फिर प्लस करके कुछ चीज थी अगर मैं और ये बराबर की किसी क्वांटिटी की अगर इस राइट साइड वाली क्वांटिटी से मैं कुछ चीजें निकाल दूं तो पहले वो इक्वल थी अब क्या रिलेशनशिप है हाँ या माइनस हो जाएगी अगर माइनस ना करना चाहो तो क्या लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा क्या अगर मैं इसमें से ये क्वांटिटी निकाल दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये NH जो है अरे कैमरे में आ रहा नीचे पर आ रहा क्या NH जो है और ये अगर मैं 2H minus 2 लिखूं सॉरी 2NH minus 2 लिखूं इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन